हेलो एवरीवन, आज बात करेंगे हम आंध्र प्रदेश की, जो दक्षिण पूर्वी भारत में स्थित और भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य है। अगर हम इसकी तट रेखा को देखें तो 974 किलोमीटर लंबी तट रेखा है, जो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ है। तो आज हम इसकी ज्योग्राफी के बारे में पहले टच करेंगे। 3 मुख्य भागों में पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश जो है वो बटा हुआ है। एक तरफ जो है वो तटीय मैदान है, जो कोस्टल एरिया है। उसके बाद पूर्वी घाट है, जो ईस्टर्न घाट है, और उसके बाद कुछ अंतर्देशीय पठार है, जो रायलसीमा है, और तटीय आंध्र उत्तरार्ध है। गोदावरी और कृष्णा नदियाँ जो हैं, जो इसकी जीवन रेखा है, और इसका जो उपजाऊ क्षेत्र है, मैदान का पार्ट, वो जो है इन्हीं गोदावरी और कृष्णा नदियों से उनके उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जो यहाँ की मिट्टी है, तो एक ये जलोढ़ मिट्टी हो गई, जो कोस्टल एरिया में, जो नदी के रिवर बेसिन में है, और फिर एक काली कपास, और जो कि पठारी भाग में है, और थोड़ी बहुत मिट्टी जो है यहाँ की लाल भी है। इसके अलावा यहाँ पे खनिज संसाधन भी भरपूर हैं, और बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। यहाँ की जलवायु को अगर देखें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, और मानसून का जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट है। खासकर कोस्टल एरिया में अगर देखें तो चक्रवात काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जो दक्षिण पूर्वी भारत में है ये आंध्र प्रदेश, और इसकी सीमाएं जो हैं राज्य में अगर देखें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटका तथा तमिलनाडु से लगता है। अब तेलंगाना क्या था, इसका पहले पार्ट था, बट अब जो है वो एक सेपरेट राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश के पूरब में हम देखते हैं बंगाल की खाड़ी है, और इसका पूरा का पूरा तटीय मैदान जो है वो बंगाल की खाड़ी के तरफ से है। रायलसीमा और उत्तरार्ध जो है ये क्षेत्र हैं इसके, और इसमें तटीय मैदान और पहाड़ी दोनों हैं। 2 नदियां जो हैं वो आंध्र प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती हैं। गोदावरी, जो दक्षिणी गंगा के नाम से भी जानी जाती है, और कृष्णा, जो कृषि और सिंचाई के लिए दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चूंकि इसके पास एक काफ़ी लंबी तट रेखा है, तो इसकी वजह से वेटलैंड है और झीलें हैं, जैसे पुलिकट, कोलेरू, ये सब झीलें हैं। और जलवायु जो है थोड़ा सा तो उष्णकटिबंधीय है, लेकिन उष्णकटिबंधीय में फिर कोस्टल जलवायु भी शामिल हो जाता है। और तो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून, दोनों मानसून जो है वो इस क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में जो है खासकर काफ़ी ज़्यादा बारिश करती है, और इसकी वजह से चक्रवात जो है काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं। इस बीच में न्यूज़ भी आया था कि यहाँ पे कई चक्रवात जो है अभी आ रहे थे। अगर हम आंध्र प्रदेश की जियोलॉजिकल हिस्ट्री को देखें तो प्रमुख रूप से जो है लाल रेतीली, दोमट, काली कपास मिट्टी, और तटीय जलोढ़ और लैटेराइट मिट्टी जैसे जैसे क्षेत्रों में है, तो उस तरह की जो मिट्टी की बनावट है, संरचना है, उससे यहाँ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी पता चलता है। खासकर जो इसका ईस्टर्न घाट वाला एरिया है और पठारी इलाके हैं, वहाँ में जो है मिट्टियाँ जो है वो काफ़ी पुरानी मिट्टी हैं। लेकिन जो नदी का डेल्टा का पार्ट है, गोदावरी और कृष्णा का जो बेसिन बनता है, डेल्टा बेसिन, वो उपजाऊ है और बायोडाइवर्सिटी है। तो आंध्र प्रदेश अपनी लंबी तटरेखा, उपजाऊ डेल्टा और ईस्टर्न घाट की वजह से काफ़ी डाइवर्स है, काफ़ी ज्योग्राफिकल जो है वो उसमें डिफरेंसेस हैं, और खनिज भंडार भी है। तो एक तरह से पूरा का पूरा परिदृश्य जो है वो रिसर्च के लायक है, और यही जो है आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाता है। जो कृषि से संबंधित बहुत ज़्यादा उद्योग हैं यहाँ पे, प्रोसेसिंग का, और इसके अलावा सर्विस है। तो अगर पूरे देश के जो बाकी अन्य राज्य हैं उसके साथ अगर विकास दर हम इसका मेज़र करते हैं तो काफ़ी हाई है। 2014 में तेलंगाना के निर्माण के बाद यहाँ जो है और ज़्यादा राजधानी जो है बंटवारा हुआ, फिर राजस्व का भी बंटवारा हुआ। तो इन सब बातों की वजह से स्पेशल कैटेगरी भी दिया गया, और थोड़ा सा जो है खनिज भंडार का जो पार्ट है वो तेलंगाना में चला गया। कृषि का प्रभुत्व है यहाँ पे अभी भी। 62% जो पॉपुलेशन है आंध्र प्रदेश की, वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि तथा जो एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट हैं उसमें काम में लगे हुए हैं वो। और चावल जो है यहाँ का मुख्य स्टेपल फूड है, और मछली भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है। तो 30% जो मछली है और
प्लस बाकी जो अन्य समुद्री भोजन होते हैं वो यहाँ से एक्सपोर्ट में जो है काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस तरह से ये एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट भी दे रहा है, फिशरी का भी प्रोडक्ट जो है ये एक्सपोर्ट कर रहा है, और तंबाकू और मूंगफली जो है वो कैश क्रॉप भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। आंध्र प्रदेश के औद्योगिक विकास को देखें तो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्यों में ये एक है, और यहाँ पे शिपिंग इंडस्ट्री है, जैसे विशाखापत्तनम में देखें आप, जैसे मशीन टूल्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं, और हैवी इलेक्ट्रिकल मशीनरीज हैं, और इसके साथ साथ सीमेंट का भी प्रोडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे महत्वपूर्ण खनिज संसाधन है, जैसे कि चूना पत्थर है, बैराइट है, तो और नेचुरल गैस है, तो इन सब चीज़ों का भी प्रोडक्शन यहाँ पे है। और सेवा क्षेत्र जो है, सर्विस इंडस्ट्री, वो इस राज्य की आय का सबसे बड़ा हिस्सा है। अगर आंध्र प्रदेश को आप देखें तो आंध्र प्रदेश में टेक्निकल हब्स बहुत बने हुए हैं, और विशाखापत्तनम में एक डेटा सेंटर है, क्वांटम टैलेंट हब प्रोजेक्ट है, इसी तरह डीप टेक्नोलॉजी जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप है। जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ बुनियादी चीज़ें जो एक तरह से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है वो बिल्कुल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस राज्य ने सड़कों का निर्माण अच्छा किया है, टैलेंट बेस्ड यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो इसकी वजह से यहाँ की विकास दर काफ़ी ज़्यादा है। और 2021-22 का अगर हम देखते हैं डेटा, तो इस स्थिर कीमत पर GSDP जो है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वो 11.43 है, और इसकी वजह से ये पूरे देश में सबसे पहले नंबर पे है। जो इस राज्य का लक्ष्य है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वाकांक्षी लक्ष्य रहता है, और ये विकास दर को बनाए रखना चाहता है, और भविष्य में भी $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का इस राज्य का अपना विज़न है। तो आप समझ सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो है भारत का कितना महत्वपूर्ण और कितना प्रोग्रेसिव राज्य है। इसलिए जिस तरह से ये डेवलप कर रहा है और जिस तरह से इन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है, तो जियोपॉलिटिकली भी जो है ये राज्य बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और 2014 में जो तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ वही महत्वपूर्ण घटना थी, और इसकी वजह से इनका जो अपना जो इस राज्य की राजधानी थी हैदराबाद, वही अब तेलंगाना में चली गई, और उसके बाद इनको नुकसान की भरपाई करने के लिए फिर आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा मांगना पड़ा है, और अब इनका राजधानी जो है, एक स्थायी राजधानी जो है वो बनने में टाइम लग रहा है। अमरावती को प्रस्तावित किया गया था, लेकिन वो अभी तक विवादित है और राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का एक स्रोत बन गया। अगर क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिटिव माहौल रहता है इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, और ये उन राज्यों में से है जो आर्थिक प्रतिष्ठा के लिए जो है एक दूसरे मतलब राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं, जैसे कर्नाटका है, तमिलनाडु है, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा विकासोन्मुख राज्य हैं, और इनके साथ इनकी प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा जो है डेवलपमेंट होता रहता है। जियोपॉलिटिकल इसका इम्पोर्टेंस अभी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 974 किलोमीटर लंबी जो तटरेखा है वो आंध्र प्रदेश को बहुत ही इम्पॉर्टेंट मानती है, और स्पेशली ट्रेड के लिए, शिपिंग के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक श्रीहरिकोटा रेंज जो है भारत का प्राथमिक उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो भी इसी राज्य में स्थित है, और इसके अलावा राष्ट्रीय एरोस्पेस में भी भू राजनीति में भारत के लिए आंध्र प्रदेश का महत्व बहुत ज़्यादा है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट में लिखें, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी उसका जवाब देने की। थैंक यू।